नमस्कार सभी को। जैसा कि मेरा स्वभाव है और आप सब काफ़ी हद तक फेसबुक पर मेरे जो साथी मुझे जानते हैं, इसी तरह अचानक सहसा किसी मुद्दे पर बोलने के लिए अक्सर आ जाया करता हूँ। साथियों, आज फिर एक बार आपके सामने आया हूं और जैसा कि मैंने लिखा है कि युद्ध चल रहा है, 20 दिन हो गए हैं और अचानक मेरे मन में आया कि कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, तो क्यों ना एक टेलीविज़न देख रहा था तो फिर वही पूरे चैनलों पर सिर्फ युद्ध 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 ही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर मैं भी अपनी तरफ से युद्ध के कुछ पहलुओं पर बात करूं और एक आर्थिक आकलन थोड़ा बहुत करूं, जिससे कि आधे घंटे 35 मिनट का कुछ वक्त मेरा सकारात्मक कट जाए। इसलिए मैं आपके बीच फिर से लाइव आया हूं साथियों, और वजह यही है कि युद्ध जारी है दुनिया में और हम बनारस में बैठे हुए हैं, उस बनारस की धरती पर जहां पर चौतरफा नवरात्र की धूम है। भारत में चैत्र नवरात्रि सनातन परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग पर्व के रूप में देखते हैं, नववर्ष के रूप में देखते हैं। बसंत ऋतु में आने वाले ये नव वर्ष जो हमारा प्रारंभ होता है, इसको हम लोग हिंदू नव संवत्सर कहते हैं और शक्ति के साधना का विशेष महत्व के रूप में मनाते हैं। तो बनारस में तो हम लोग और भारत के कोने कोने में हम लोग इस माहौल से ओतप्रोत हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की उपासना है। 9 दिनों तक 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन साधारण भाषा में फेसबुक पर शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इस 9 दुर्गा की हम लोग पूजा में लीन हैं। आज दूसरा दिन है और शक्ति के स्वरूप अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए हम लोग लगातार बनारस में और भारत में डूबे हुए हैं। साथियों, विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, शुक्ल प्रतिपदा है। महाराष्ट्र पूरे भारत में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं, दक्षिण भारत में उगादी के रूप में मनाते हैं। तो कई तरह से हमारी नई शुरुआत है इस समय चल रहा है। और यही नहीं, अभी देखिएगा 9वें दिन हमारे यहाँ जो राष्ट्र के सबसे बड़े नायक हैं, हमारे सबसे बड़े देवता हैं, आराध्य हैं, प्रभु श्री राम, रामनवमी भी मनाई जाएगी, जिस दिन भगवान प्रभु राम का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। यानी धर्म की अधर्म पर विजय। और यही नहीं, जो इन्वायरमेंट की दृष्टि से साथियों देखा जाए तो यह समय वसंत ऋतु का है। नया फसल, हरियाली, ऊर्जा, इसलिए प्रकृति के नवजीवन का भी उत्सव है। यानी हमारे देश में यह वक्त जो है आध्यात्मिक और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्व है। हम उपवास भी करते, बहुत सारे लोग 9 दिन का उपवास करते। मैंने तो पहले दिन और आखिरी दिन किया। मेरे बड़े भैया कौशल भैया होते थे, निश्चित तौर पर मैंने विगत 40-50 वर्षों से देखा है, 9 दिन लगातार व्रत रहते थे, कितना भी कठिन परिस्थितियां हों। प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी भी 9 दिन उपवास रखते हैं। यानी उपवास की परंपरा, फास्टिंग को बोलते हैं। इससे शरीर का डिटॉक्स होता है, शरीर स्वस्थ माना जाता है, ऐसी हमारी परंपरा। यानी पाचन में सुधार भी होता है, मानसिक शुद्ध भी महसूस होती है और अनुशासन का जीवन जीने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और पूरे के पूरे माहौल में भारत में, बनारस में तो हम देख ही रहे हैं, हर घरों में
कलश की स्थापना, हर मंदिरों में कलश की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति ने कलश की स्थापना की, जगह जगह कलश की स्थापना हुई। भजन कीर्तन जागरण, कन्याओं का पूजन, और समाज में हम लोग इन दिनों एकता भक्ति और उत्साह को बढ़ाने वाला पर्व मानते हैं। और यह मानते हैं साथियों इस नवरात्र में कि असुरों पर देवत्व की विजय हुई, अज्ञान पर ज्ञान की विजय हुई, और नकारात्मकता पर सकारात्मकता विजयी हुआ। यानी यह केवल पूजा नहीं है, बल्कि हमारा नव जीवन, शक्ति और आत्मशुद्धि का पर्व चल रहा है। इसलिए यह पर्व इस समय भारत में, बनारस में, हमें बाहरी नहीं आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अवसर देती है। यह तो भारत है। और साथ ही वही दूसरी ओर इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो बता रहे थे, दुनिया में किसको सुर और किसको असुर बनाएंगे युद्ध के इस माहौल में, किसको हम अच्छा किसको बुरा कहें, युद्ध के इस माहौल में दुनिया आपस में लड़ रही है। और आज मैं लाइव आया हूं कि अपने देश के इस महत्व को बताएं, और हम लोग आनंद से हैं। हमारी कोई युद्ध में भूमिका नहीं है, हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम किसी के पक्षधर या विरोधी नहीं हैं, इसलिए हमें इस युद्ध में उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह युद्ध की वजह से हमारा भी नुकसान हो सकता है, हमारे यहाँ भी मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन यह कारण बाह्य है, आंतरिक व्यवस्था का कारण नहीं। इसको मानकर आप कम से कम शक्तिमान बनिए। साथियों युद्ध बाहर हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा ही। मैंने कहा ना कि भारत में ये माहौल है, दुनिया में युद्ध चल रहा है। और कल आज चांद दिखा, कल ईद है, मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व। तो मैं इसी मंच से सारे देश दुनिया भर के और देश के मुसलमानों के ईद की मुबारकबाद देता हूँ, सबके शांति और भाईचारा की अपील करता हूँ। और आज मनाता हूं कि काश अगर ये आध्यात्मिक शक्ति महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, तो कम से कम कल ही के दिन ईरान, अमेरिका, इजराइल मिलके मानवता के नाम पर युद्ध रोक दें। क्या ऐसा होगा? ये कल्पना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारे मुस्लिम बंधुओं को ईद की मुबारकबाद देता हूं। अब बताइए, ईद है, युद्ध जारी है। दुनिया में दो प्रमुख विचार के जो धार्मिक, ये आपस में टकरा रहे हैं। किस लिए टकरा रहे हैं? दुनिया इसको सुलझाने में लगी है। लेकिन हम भारत वाले अगर आंतरिक रूप से इन युद्धों के बीच में अपना तर्क वितर्क, अपने को दोषी ठहराएं, ये मूर्खता की पराकाष्ठा। हमने कहा कि हम तो आनंद से हैं, नवरात्र हैं, और हमारे यहाँ 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई, हमारे यहाँ राज्यसभा में नए सांसद चुन के आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, हम आराम से अपना काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश में धुरंधर का पार्ट 2 भी करोड़ों की कमाई कर रहा है। यह तो हमारा देश है। और दूसरी तरफ 2 बड़े विचार के लोग, जिसमें एक बड़ा शक्ति है और एक बड़ा ग्रुप है, ये आपस में लड़ रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है और मनुष्यों की जान जा रही है और स्थापना की दुर्दशा हो रही है। मैंने सोचा थोड़ी इस पर बात करूं। लेकिन हमारा देश तो साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा देश तो कौटिल्य का, चाणक्य का है। मैंने पहले भी कहा था कि चाणक्य ने युद्ध को केवल वीरता का नहीं, बल्कि गंभीर आर्थिक और सामाजिक नुकसान का विषय माना है। हम वो देश हैं, हम लोग युद्ध को विकल्प नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र जो उन्होंने लिखा था, उसमें सारी चीजों का वर्णन कर दिया है, दृष्टिकोण दे दिया है। मैं उसको थोड़ा संकेत करके थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि कोश मूलो दंडा दंड मूलम राज्यम, यानी युद्ध मतलब अत्यधिक खर्च और संसाधनों की बर्बादी है, और कोश जो हमारा ट्रेजरर है, धन है, उसी से सेना की शक्ति का आधार बनता है, और यही सेना ही राज्य का आधार है। इसलिए चाणक्य ने, साथियों हम इस देश के हैं जहां वहां की बात करें, युद्ध राज्य के कोष को तेजी से खाली करता है, ये चाणक्य ने चेताया था। देखिए, अमेरिका, ईरान, इजराइल और बहुत सारे कंट्री
क्या युद्ध में के आग में अपने आप को झोंके हुए हैं, क्या उनका ट्रेजर खाली नहीं हो रहा होगा? क्या उसकी भरपाई वो अनैतिक ढंग से नहीं करेंगे? अब ये सोचने वाली बात है। आप जानते हैं कि सेना, हथियार, रसद, भारी खर्च होता है इन सब चीज़ों में। उत्पादन, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे ट्रेड हो, रुक जाता है, ठप हो जाता है। और अगर हम आर्थिक भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में बोलें साथियों, तो फिजिकल डेफिसिट और इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी राजकोषीय घाटा और आर्थिक मंदी धीरे धीरे दिखाई पड़ती है। साथियों, चाणक्य ने कहा है कि युद्ध से हमेशा अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, क्योंकि व्यापार बाधित होता है, टैक्स का रेवेन्यू धीरे धीरे घटता है और जनता की भी धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से आय कम हो जाती है। इसीलिए चाणक्य ने चेताया था, कमजोर अर्थव्यवस्था वाला राज्य युद्ध में टिक नहीं सकता। इसको ध्यान से सुन लीजिए। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कौन कमजोर है इसको दुनिया जानती है, तो टिक नहीं पाएगा। 20 दिन हो गए हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह युद्ध अमेरिका इजराइल ने झोंका नहीं है। अभी बहुत कुछ बचाया है, अभी उसके बहुत सारे बेड़े बचे हैं, बहुत सारे तरकस में कमान बचे हैं। तो इसलिए कमजोर अर्थव्यवस्था, जैसे पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता है, कमजोर अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश युद्ध नहीं लड़ सकता, कमजोर अर्थव्यवस्था है। हम मजबूत अर्थव्यवस्था है, हम युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन हमने युद्ध को हमेशा विकल्प, अंतिम विकल्प माना है। मौका मिला तब युद्ध लड़े। इसलिए साथियों, चाणक्य ने जब ये चेताया कि कमजोर अर्थव्यवस्था वाला राज्य युद्ध में कभी टिक नहीं सकता है, इस युद्ध में भी देखिए अंत में यही होने वाला है। और जानते हैं, सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक तो वही है, मनुष्य के जान और का भी नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान। आप जानते हैं, चाणक्य ने कहा था कि जनता ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है, वही कैपिटल है। लेकिन युद्ध का प्रभाव, सैनिकों की मृत्यु होती है, हो रही है, नागरिकों का विस्थापन होता है, हो रहा है, लेबर फोर्स घटता है, श्रम शक्ति घटती है, घट रही है, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो दीर्घकालिक आर्थिक गिरावट हम लोग मानते हैं, वो होना शुरू हो गया है। साथियों, इसीलिए चाणक्य ने चेता दिया था पूरी दुनिया को। चाणक्य को दुनिया को पढ़ना चाहिए, हमको तो जरूर पढ़ना चाहिए। खेत, नगर, व्यापार मार्ग सब नष्ट हो जाता है। अब देखिए हॉर्मुज कितना नुकसान हो रहा है, कितने सारे एग्रीकल्चर का लैंड नष्ट हुआ होगा, कितने सारे नगर नष्ट हुए हैं, कितना सारा उत्पादन रुक गया है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस प्लस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अवस्थापना का नुकसान और आपूर्ति बाधित होना, इसको हम आधुनिक अर्थ में युद्ध का परिणाम मानते हैं। साथियों, चाणक्य ने कहा था, सीधा युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होता है, और हम लोग उसी देश के हैं। उन्होंने हमेशा 4 उपाय बताए थे, हमने पहले भी बताया होगा, लेकिन चूंकि बात करते करते सारी चीज़ यादें आती हैं, तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े साम यानी समझौता करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं किए युद्ध शुरू हो गया। दाम, फिर प्रलोभन देना चाहिए, प्रलोभन देने की बात भी हुई, आर्थिक उपाय, सैंक्शन वगैरह हुआ, नहीं माने, वो भी दिखाई दे रहा। दंड, तब जाके युद्ध होगा, तो दोनों नहीं माने तो देखिए युद्ध हो रहा है। और अल्टीमेटली अब जो है भारत का जो रोल है चौथा, वो है कूटनीति या विभाजन। भेद कीजिए, अमेरिका भी विभाजन कर दिया पूरे देश में, भारत भी अपने को स्थायी बनाते हुए अपने आप को युद्ध से परे करके अपने को विभाजित कर दिया कि न हम ईरान के साथ हैं न हम किसी के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। इसीलिए साथियों, युद्ध को अंतिम विकल्प मानना चाहिए, लेकिन चूंकि दुनिया में युद्ध झोंका गया है, इसीलिए चाणक्य ने हमेशा युद्ध को कहा है कि भैया खर्च को कम से कम कीजिए, युद्ध चल ही रहा है तो गुप्त रणनीति बनाइए। तो देखिए इजराइल इसमें माहिर है, चाणक्य की नीति से इजराइल चलता है। इंटेलिजेंस, जासूसी, चाणक्य ने कहा था, और चाणक्य नीति से इजराइल चलता है। उसने जासूसी करके कितने सेनानियों को मार दिया ईरान के, और दुश्मन को अंदर से कमजोर करना, ये अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान को अंदर से कमजोर करने में सफलता प्राप्त की है। ये चाणक्य की नीति के तहत तो बात हो रही है।
इसीलिए आज का संदर्भ में देखा जाए तो चाणक्य ने जो हजारों साल पहले का दिया, वही तो आज साइबर वार है, वही तो आज प्रॉक्सी वार है, वही तो आज इकोनॉमिक सैंक्शन है साथियों। इसीलिए जिस युद्ध में लाभ से अधिक हानि हो उसे नहीं करना चाहिए। अब ईरान को हानि हो रही है लेकिन फिर भी वो कर रहा है। अमेरिका तो अपने लॉस को पूरा कर लेगा, संसाधनों पर कब्जा करेगा, हथियारों को बेच डालेगा, लेकिन ईरान का क्या होगा? इसलिए ईरान जैसे कंट्रीज में मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई भाषा में समझा दे कि भाई आपका आंतरिक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। तो ईरान जो बहुत बड़ी सभ्यता हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोग उससे दोस्ती गांठे हुए थे, वो ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छा नहीं है। इसीलिए आज के संदर्भ में अगर भारत और ईरान इजराइल के युद्ध को देखा जाए तो आज भारी खर्च हो रहा है, वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है, मनुष्य और अर्थव्यवस्था का नुकसान हो सकता है। हजारों साल पहले जो चाणक्य कह रहा है साथियों, वो आज हो रहा है। युद्ध महिमा नहीं है, आज अमेरिका की कोई महिमा का काम नहीं हो रहा है। ईरान की कोई बहादुरी की बात करना मूर्खता है, इजराइल की भी बहादुरी की बात करनी मूर्खता है। ये कोई महिमा का ज्ञान नहीं है, बल्कि इस समय आर्थिक बोझ और सामाजिक नुकसान ज़्यादा हो रहा है, विनाश हो रहा है। इस पर बचना चाहिए था, बच नहीं पाया, लेकिन अब जो होगा वो होगा। भारत उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों मैं कर रहा हूँ। साथियों सबसे अच्छा तो युद्ध न करें, अब विजय उसी में है। लेकिन अगर हो जाए तो कोर फिलॉसफी जो हम लोग की है, चाणक्य ने कहा था कि फिर राज्य का, हमारा देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सुरक्षा और समृद्धि को कैसे बचाएं, युद्ध को अंतिम विकल्प बनाएं, कम लागत और अधिक लाभ वाला चीज सोचें। इसलिए युद्ध तभी करो जब लाभ हो। अमेरिका युद्ध तभी करता है जब अमेरिका का लॉन्ग टर्म लाभ होता है। बाकी लोग अमेरिका के ट्रैप में फंस जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। और साथियों हमारे केन्स कहते थे, जॉन मेनार्ड केन्स बड़ी भारी अर्थशास्त्री थे। अगर चाणक्य और केन्स की बात किया जाए तो केन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकारी खर्च बहुत जरूरी है। उन्होंने कोविड में हम लोग केन्स की बात कर रहे थे, और ऐसे समय में भी केन्स ने कहा था कि सरकारी खर्च बहुत जरूरी है और मंदी में भी सरकार खर्च बढ़ावे। तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में केन्स की इकोनॉमी काम चल रही है, वहाँ मंदी चल रहा था, अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, तो कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका केन्सियन प्रभाव से पड़ जाते हुए सरकारी खर्च बढ़ाकर इस युद्ध को जीतकर फिर अपनी इकोनॉमी को, ये प्रश्न है, ये रिसर्च का विषय है। मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि युद्ध भी कभी कभी डिमांड पैदा करता है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है इससे। सेना, उद्योग, राजनीति, ये तीनों का गठजोड़, ये एजेनहावर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। सेना, उद्योग और राजनीति का गठजोड़ हो जाएगा तो युद्ध होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से पैदा होगी। तो अमेरिका कहीं यही तो नहीं कर रहा है। ये एक विषय है जिसको कि हम आप पर छोड़ते हैं साथियों। इसलिए चाणक्य ने तो युद्ध के स्वभाव को हमेशा हानिकारक माना, लेकिन केन्स ने आर्थिक टूल इसको मान लिया, लाभ का भी स्रोत माना। अब देखिए यही चाणक्य और केन्स में अंतर है। इसलिए भारत और अमेरिका में यही अंतर है। भारत अपने आर्थिक लाभ के लिए युद्ध नहीं थोपता है, अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध करता है। इसीलिए चाणक्य ने युद्ध को अवॉइड करने की बात की थी, और केन्स ने कहा था जो अमेरिका जिस पर चल रहा है कि जरूरत हो तो कर दो, प्रमोट कर दो वार को, और हमेशा प्रिपेयर हो। अब चाणक्य ने कहा था युद्ध करना ही पड़े तो कम से कम नुकसान से हो, लेकिन केन्स कहता है कि इतना युद्ध करते रहो कि डिमांड बढ़ जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। अब देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों, जो मैं देख रहा हूँ, हम चाणक्य को भी सोच रहे थे, अमेरिका को भी क्यों अमेरिका युद्ध कर रहा है, क्या कारण है, अचानक क्यों हो रहा है, क्यों ईरान उसके जाल में फंसा। तो हम ये दोनों को समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केन्सियन इकोनॉमी के इफेक्ट में अमेरिकन इकोनॉमी डाउन चल रहा था, इसीलिए ये युद्ध
थोपा गया हो, ये हम आपके विषय के लिए छोड़ते हैं। लेकिन ये जरूरी है, युद्ध नुकसानदायक होता है। भले से केन्स कहता हो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़े, उससे रोजगार बढ़ सकता है, ये केन्स का अपना हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव डिमांड है। ये सब बेकार की बातें हैं। केन्स युद्ध के इकोनॉमी में हम केन्स को नहीं मानते हैं। हाँ, कोविड जैसे व्यवस्था में हम केन्स को मान लेते थे कि उस समय सरकारी खर्च बढ़ना जरूरी है, क्योंकि चाणक्य ने हमेशा कहा है साथियों, हम चाणक्य की बात करेंगे कि हमेशा राज्य कमजोर होता है, दोनों राज्य कमजोर होंगे, हमेशा जनता दुखी होती है, हर जगह की जनता दुखी है, इसीलिए रिकवरी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी बातें हमारे मन में आया कि हम अगर एग्जाम्पल दें आपके सामने, तो नैतिकता बनाम आर्थिक नफ़ा नुकसान पर अगर बात करें तो हम चाणक्य के सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, केन्स के क्राइसिस मैनेजमेंट टूल की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम की बात नहीं करेंगे। हम हमेशा चाहेंगे कि युद्ध टालने की कला में पारंगत होना चाहिए, अवसर में युद्ध नहीं खोजना चाहिए, युद्ध को अवसर नहीं बनाना चाहिए। साथियों, इतनी सारी बात मुझे कहना थे, और अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखिए, कुल वॉर में 20 दिन का खर्च चल रहा है अमेरिका में, ईरान में 20 दिन से वॉर चल रहा है, 21वां दिन हो जाएगा। पहले 6 दिन में जो आकलन आ रहे थे तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर, वो करीब 12-13 अरब डॉलर पहले 6 दिन में खर्च हुआ, यानी 0.5 से 2 अरब प्रतिदिन ये खर्च पहले 6 दिन में हुआ था। इसीलिए जो 20 दिनों का अनुमान लगाएंगे तो करीब 1.6 से 3.2 लाख करोड़ रुपया, यानी 20 से 40 अरब डॉलर, ये देखिए खर्च हो चुका है, ये नुकसान हो चुका है। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ। और इजराइल में भी देखा जाए तो बहुत सारी गिरावट आई है, 3 अरब डॉलर प्रति सप्ताह का नुकसान वहाँ भी आकलन लोग करके बता रहे थे। इसलिए 20 दिनों में 8 से 10 अरब डॉलर, जिसमें आयरन डोम, एयर डिफेंस वगैरह पर बहुत भारी खर्च हुआ, यानी रोजाना 10 से लेकर 200 मिलियन अतिरिक्त खर्च इजराइल भी सह रहा है। तो ये तो है, और इसलिए वो कमजोर होता जा रहा है। साथियों, ईरान का तो सटीक आंकड़ा देने में कोई सफलता नहीं प्राप्त किया, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि चाहे चीन से ही मदद ले रहा हो, मिसाइल, ड्रोन, रक्षा वगैरह जो चारों तरफ मिसाइलें हो रही हैं, वहां भी 10 से 20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यानी टोटल 20 दिनों में, देखिए यही चाणक्य कहता था, टोटल 20 दिनों में जो युद्ध में करने वाले, युद्ध सहने वाले जो इन्वॉल्व हैं, 20 दिनों में अगर आकलन किया जाए तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर, तो लगभग 40 से 70 अरब डॉलर, यानी 3.3 से 5.8 लाख करोड़, इतने का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी के बराबर नुकसान हो चुका है। भारत के यूनियन बजट के बहुत बड़े हिस्से का नुकसान हो चुका है। बहुत सारे कंट्रीज इतने इकोनॉमी में अपने सर्वाइवल को करते हैं, उतना नुकसान इस 20 दिनों में अब तक हो चुका है। पता नहीं कब तक चलेगा। ये तो आर्थिक नुकसान है साथियों, इसका नुकसान का भरपाई बहुत मुश्किल है, बहुत दिनों तक चलेगा, और इसका पूरा जीडीपी पर असर पड़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अगर नुकसान, ये एनालिसिस का विषय है। और यही नहीं, मनुष्य का भी, हालांकि अभी डायरेक्ट मनुष्य नहीं मर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान में बताया जा रहा था कि 5 से 7 हजार सैनिकों की मौतें हो चुकी हैं, और सिविलियन को जोड़ा जाए तो लगभग 6-7 हजार, और इजराइल, लेबनान और अन्य देशों को जो है हजारों मौतें हो चुकी होंगी। कुल मिला के 10 से 15 हजार मौतों का आकलन हो रहा है। मौतों की संख्या युद्ध के मुकाबले कम है, लेकिन आप समझ लीजिए पूरा युद्ध होगा तो ये लाखों में जाएगा। तो मौत और घायल मिला के भी ये नुकसानदेह युद्ध चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो रहा है, जिसको बनाने में सालों लग जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा? तेल रिफाइनरी पर, खाड़ी देशों में, हाइफा वगैरह में सबसे बड़ा नुकसान इस युद्ध से हो रहा।
गैस फील्ड पर, साउथ पार्स वगैरह में, वहाँ पर युद्ध का बहुत प्रभाव पड़ेगा। पोर्ट, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जल संयंत्र आदि का भी पूरी तरह नुकसान हो रहा है इस पूरे इलाके में। सैन्य ठिकाने नष्ट हो रहे हैं, शहर नष्ट हो रहे हैं, स्कूल नष्ट हो रहे हैं, और ये सब मिला जुला के 20 से 50 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, कई लाख करोड़ रुपए का। साथियों ये युद्ध का आकलन मैं बता रहा हूँ, क्या इसमें लाभ है? ये तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए वैश्विक आर्थिक प्रभाव, आप कच्चे आयल ब्रेंट क्रूड का दाम $70 से 110, 115, 120 भाग रहा है। पूरे वैश्विक सप्लाई का 20% प्रभावित हो चुका है। पूरा वैश्विक असर दिखाई पड़ रहा है, भारत भी उसमें होगा। ऊर्जा महंगाई, खाद्य की महंगाई, स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रहा है, सप्लाई चेन बाधित हो रही है, पर्यटन, एविएशन वगैरह भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये सब मिला के अगर देखा जाए तो 100 से 200 अरब डॉलर का वैश्विक नुकसान हो रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान कई अरब डॉलर का है साथियों। आप देखिए इसका असर भारत पर पड़ता है, तो भारत के अंदर इस पर राजनीति होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कितना विस्तृत रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। इसलिए साथियों समग्र नुकसान देखा जाए सब मिला जुला के, तो इन 20 दिनों में अब तक 16 से 30 लाख करोड़ रुपए का, यानी 200 से 350 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 16 से 29 लाख करोड़, हमारे पूरी इकोनॉमी का हमारे साइज है 53 लाख करोड़ इस बजट में। तो समझ लीजिए कि हमारी इकोनॉमी का लगभग 70% एक साथ नुकसान हो जाना किसी दुनिया में कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है। इसलिए ग्लोबल शॉक है, ये पूरे विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। युद्ध की प्रकृति भी अजीब है, मिसाइल और ड्रोन से लड़े जा रहे हैं, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव है, ये खर्च बहुत तेज हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान ईरान को जो हो रहा है, भौतिक, फिजिकल और ह्यूमन। इजराइल को आर्थिक गतिविधियों का नुकसान हो रहा है। अमेरिका का वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, पहले ही कर्ज में था और कर्ज में हो गया। और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। अब ऐसे में भारत में नुकसान अगर हो रहा है थोड़ा बहुत, तो क्या इसमें पहाड़ टूट रहा है? क्यों हम लोग परेशान हैं? हम लोग संकट की इस घड़ी में साथ क्यों नहीं है? जरूर थोड़ा तेल महंगा हो रहा है, होना शुरू हो गया, जरूर थोड़ी महंगाई बढ़ेगी भारत में, जरूर रुपए पर दबाव बढ़ेगा, युद्ध की वजह से बढ़ेगा, जरूर व्यापार में घाटा बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे देश से हमारा व्यापार रुक गया है। तो कहीं ना कहीं से 20 दिनों में अगर लंबा और चला तो शायद और खर्च बढ़ेगा और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ना तय हो गया। साथियों, भारत का प्रभाव केवल डीजल और पेट्रोल या गैस के दाम में बढ़ना नहीं है। पेट्रोल का दाम धीरे धीरे हर कहीं 22, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 15 बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जहाज़ों के एविएशन वाले ने अपना दबाव बढ़ा दिया है। एलपीजी और सीएनजी भी थोड़े बहुत बढ़ा दिए हैं। यानी ट्रांसपोर्ट भी तो महंगा होगा, हर वस्तु की लागत भी तो बढ़ेगी। इसीलिए भारत पर फ्यूल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, ये संभावित है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उससे खाद्य की कीमतें बढ़ेंगी। हमारे बिजली, उर्वरक और उद्योग की लागत थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई चेन वगैरह या उसमें महंगाई हो गया। इसलिए भारत में अगर देखा जाए साथियों, तो हमारा इन्फ्लेशन सीपीआई जो बोलते हैं 1 से 2% तक वृद्धि संभव है। तो ये कोई इंटरनल कॉज तो नहीं है ना। हमने कहा कि बाह्य कारणों से, तो कोविड के समय भी हमारी इकोनॉमी नेगेटिव हो गई थी। तो ये हाय तौबा भारत ना मचाए। भारत अपने कंजम्पशन बिहेवियर को चेंज करे, अपने अल्टरनेटिव ऊर्जा पर ध्यान दे, बचत करे, अभी उपभोक्ता संस्कृति में बदलाव लाए, सतर्क रहे, अन्य देशों के साथ संबंध बनाए, राजनीति में न उलझे और खास करके विरोधी पार्टियों के साथ तो तू में चढ़ना छोड़ दे। क्योंकि लंबा चलेगा तो गरीब और मध्यम वर्ग ज़्यादा प्रभावित होंगे, हम और आप।
ग्रामीण उपभोक्ता ज़्यादा प्रभावित होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी, उपभोग घटेगा, निवेश धीमा होगा। इसीलिए साथियों, हम तू मैं की जगह अपनी अर्थव्यवस्था को इसी इंडिजीनियस स्वदेशी भाव से नवरात्र में पूजा कर रहे हैं। हम व्रत हैं, बहुत सारी बचत हो जाएगी, बहुत घरों में गैस बच जाएगा। हम कल्चरल इकोनॉमिक्स को बढ़ाएं, अपने ही कंट्री को मजबूत करें, अपने ही गरीबों तक चीज़ों को पहुंचाने की व्यवस्था करें। ये हमारे चलन भी है, ये हमारी चाल भी है। इसलिए वैश्विक इस युद्ध में, वैश्विक मंदी में थोड़े बहुत जो मेरे ऊपर असर होगा, डॉलर और रुपए की कमजोरी मजबूती पर ध्यान इस समय न दें। हो सकता है डॉलर और कम रुपया और गिर जाए, हो सकता है 85, 87, 90 चला जाए, सो वॉट। लेकिन इस समय हमें सेंसस में गिरावट होना, FII से पैसे निकलना, ये सब बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें सेक्टर वाइज चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का लागत कैसे कम हो, कैसे अधिक से अधिक माल सस्ते में पहुंच जाए, एग्रीकल्चर पर खाद और डीजल जो महंगा होगा उस पर दबाव कैसे कम पड़े, सरकार इसमें सरकारी नीति का प्रयोग करे, कैसे एविएशन वगैरह जो प्रभावित हो रहा है उसमें सरकार कैसे कोई पैकेज दे, डिफेंस को कैसे हम बढ़ावें, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। हमने तो बनारस में थोड़ा आकलन किया, अमर उजाला में कल छपा था परसों, हमने कहा था यहाँ भी 265 करोड़ का नुकसान हुआ था इसी 10-15 दिनों में। पेट्रोल महंगा यहाँ भी हुआ, ऑटो रिक्शा किराया यहाँ भी बढ़ा, पर्यटक आते हैं उनको महंगा हो रहा है, सब्जी अनाज के दाम यहाँ भी बढ़े हैं, लागत व्यापारियों की यहाँ भी बढ़ी है। इसलिए पर्यटन पर भी हल्का फुल्का असर पड़ने की संभावना है। इसलिए अंत में मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, युद्ध रुकनी चाहिए। ईद पर हम सबको मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि ईरान वालों को बुद्धि आ जाए, ईरान मजबूत देशों से टकराने की बजाय एक आदर्श स्थिति पर निगोशिएशन करे। ईरान के टॉप लीडरशिप बढ़ चुके हैं। ईरान अपने ईगो में, सैन्य शासक अपने ईगो में, वहाँ के मुल्ला शासक अपने ईगो में ईरानियों का नाश न करें, दुनिया के साथ उनके संबंधों को बिगाड़े न, ऊर्जा संकट न पैदा होने दें, एटमी बम के वार में न दुनिया को फंसाए। इस विनम्र निवेदन के साथ मैं थोड़े आपसे बात करना चाह रहा था और आपसे बात कर लिया। आप सभी को, जितने सनातन भाई बंधु हैं, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना। माँ शक्ति, माँ दुर्गा हमें शक्ति दे, और सारे मुस्लिम भाइयों को ईद का मुबारकबाद, और सारे वैश्विक भाइयों को, अमेरिका, इजराइल वगैरह को, ऑल माइटी गॉड इज़ ग्रेट, ये कहते हुए शांति की अपील करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।